देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। 22 अप्रैल 2025 को वादी कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक दहशतगर्द हमला हुआ था जिसमें 26 सैलानियों की जान चली गई थी। आज 22 अप्रैल 2026 को इस हादसे की पहली बरसी है। इस मौके पर पूरी वादी में गम का माहौल है। लोग मरहूमीन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस दर्दनाक वाक़ये के बावजूद पूरे मुल्क में लोगों ने हौसला और हिम्मत का मुजाहिरा किया है। कश्मीर वादी में एक बार फिर सयाहों की आमद बढ़ रही है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मशहूर मकामात पर टूरिस्ट की तादाद बढ़ रही है। सयाहों की ये बढ़ती तादाद इस बात की गवाही देती है कि लोगों का एतमाद और इरादा मजबूत है और कश्मीर की खूबसूरती खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसके बावजूद आज का दिन जज्बाती रहा। देखिए, जो भी वो हुआ वो दुखदपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जिसको कि हम स्वर्ग कहते हैं, ऐसी जगह पे आते हैं लोग, तो ऐसी वो दुखद घटना नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के बारे में सिक्योरिटी नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत सिक्योरिटी सब बहुत अच्छी है। क्या हमें हर 100 मीटर पर सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं। यहाँ का लोकल लोगों का भी व्यवहार बहुत अच्छा है। क्या मैसेज रहेगी देशवासियों के बारे में, कश्मीर के बारे में? कि मेरा तो मैसेज ये है कि सभी लोग आएं, अपने देश की जो ये खूबसूरत है वादियाँ हैं, ये है, उनको बिल्कुल देखें, आके एंजॉय करें। मैं बताएं, और कहाँ से आए आप? मेरा नाम सुनीता है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आई हूँ। कैसा लग रहा है कश्मीर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर व्यू है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैडम, पिछले साल 22 अप्रैल के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पर पहलगाम से, उसके बारे में आज उसकी बरसी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने जिसने भी ये हादसा करा था, उनके दिल में हमने अच्छे से डर बैठा दिया है इसका, कि आगे से वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो आपने हिम्मत हम दिखाई है। सुरक्षित हैं, बिल्कुल। अब हम सुरक्षित हैं और हम आ सकते हैं और बार बार आएंगे। क्या मैसेज रहेंगे देशवासियों के बारे में, कश्मीर आने के बारे में? कि आगे से ऐसी कोई घटना हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ना कि छुप के बैठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल यहाँ पर जो दर्दनाक हादसा हुआ था वो पूरे देश की आंखें नम हुई थी, मगर यहाँ पर देशवासियों को कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर डर का मुकाबला करना चाहिए। किसी भी डर का माहौल नहीं है यहाँ पर। यहाँ के लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं और डरने वाली कोई बात नहीं है। और हमें यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए लगातार आना चाहिए और देशवासियों के लिए ये मैसेज है कि कश्मीर आओ और इस खूबसूरत जन्नत के नज़ारे लो। गौहर मलिक, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। पिछले साल पहलगाम के वेस्टर्न इलाके में सयाहों पर हुए दर्दनाक दहशतगर्द हमले की बरसी पर पूरी वादी में आज गम का माहौल है। इस हमले में तकरीबन 26 सयाह की मौत हो गई थी, जबकि एक पोनी हैंडलर आदिल शाह ने दूसरों को बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज इस बरसी को पूरी संजीदगी के साथ मनाया जा रहा है, जहां सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पूरे इलाके में हाई अलर्ट रखा गया है। इस मौके पर श्रीनगर के लाल चौक से मिली तस्वीरों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है, जो कश्मीर में टूरिज्म की बहाली की तरफ इशारा करती है। गौरतलब है कि इस हमले के बाद सयाहों की आमद में काफ़ी गिरावट आई थी, जिससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब हालात में बेहतरी नजर आ रही है। लाल चौक पर मौजूद सयाहों ने कहा कि यहाँ किसी तरह का खौफ का माहौल नहीं है और हालात पूरी तरह मामूल पर लौट आए हैं। उन्होंने हमले के शिकार लोगों को खराज अकीदत पेश करते हुए दूसरों से भी कश्मीर आने की अपील की और कहा कि वादी अमन, महफूज माहौल और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। आज का दिन हम सब के लिए, पूरे कश्मीर के लिए दुख वाला दिन है। इस दिन हमारे भाई शहीद हुए थे आतंकवाद हमले में पहलगाम, लेकिन हम उन फैमिलियों के साथ पूरा हमदर्दी है हमारी और पूरा कश्मीर उनके साथ खड़ा है। और हमारा उनमें एक कश्मीरी भाई भी एक शहीद हुआ था, हम उनके साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है। हम गुजारिश करेंगे अपने देश के कोने कोने में जो टूरिस्ट भाई आना चाहता है, कश्मीर उनके साथ है। कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी में नंबर 1 पे आते हैं और कश्मीर के लोगों की कोई खता नहीं है। आप आइए, यहाँ कश्मीर का विज़िट कीजिए, यहाँ सारा आपके लिए अवेलेबल है, हर चीज़ घूमने को देखने को मिलेगी आपको। आप इस चीज़ की डर मत रखिए दिमाग में कि कश्मीर में हालात ख़राब है। कश्मीर बिल्कुल ठीक ठाक है। कश्मीर 19 के बाद मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ट्रैक पे है। मैं टूरिस्ट से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ यहाँ पे, उनका हम वेलकम करते हैं। यहाँ सब अच्छा माहौल है। अभी कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सेफ़ है, लेडीज़ के लिए भी सेफ़ है, ऐसा माहौल है यहाँ। कल हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे जी है, उन्होंने एक घोड़सवार को घर
हाँ आदिल उनका नाम है, उनको घर दिया, बनवा के दिया है। ये बहुत प्रेस्टिजियस काम किया है। कुछ अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ एक दो लोग करते हैं और बाकी की सब उसकी जिम्मेदारी बाकी के लोगों पर आ जाते हैं। उसके बाद तो अच्छा है, आना चाहिए। अपना मिलिट्री का और इधर लोगों का भी अच्छा सपोर्ट है आने के लिए, वो तो आना चाहिए। अब कितने दिन हो गए? तो कैसा लगा यहाँ पे? कहाँ अच्छा में आप? हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, दल लेक इधर घूमे। का माहौल बिल्कुल नहीं। हम कल ही पहलगाम जाके आए। सीधा साधा सब वातावरण अच्छा है। अपना मिलिट्री और जेके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद मानना चाहता हूँ। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो गए साल हादसा हुआ उसके लिए हम दिलगिरी व्यक्त करते हैं। और हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने एक अपना उनका एक बंगला बांध के दिया है, हाँ एक घर बांध के दिया है। कल ही हमने उनका पोस्टर दिखा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अपना ये सब कश्मीर को सुरक्षा रखना आप सब आदमी की जवाबदारी है। अभी जो हो गया उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल जो भी है माहौल इधर पे अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा माहौल है, चल रहा है अच्छा खासा। हम लोग भी घूमने के हिसाब से आए थे, लाल चौक देखने के आए थे, अच्छी जगह है। कहाँ लाल चौक ही आए फिलहाल, आज फर्स्ट डे हम लोग का इधर लाल चौक आया। अभी जाएंगे इधर आगे दाल लेक में जाएंगे, फिर बाद में जाएंगे, कल जाएंगे पहलगांव जाएंगे, घूमेंगे। ठीक है, हम लोग को फिलहाल थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो गिल्टी फील हो रहा है उस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए था वैसा, कि टूरिस्ट लोग के लिए अच्छा है कश्मीर, लेकिन उसमें गिल्टी फील हुआ है इसकी मुझे ऐसा इतना जन मौत हो गई, जितना जन शहीद हो गया। इस वक्त आप कश्मीर में हो तो क्या अभी नहीं, डर का तो मुझे कुछ लग रहा नहीं है, ऐसा ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। अभी कल हम लोग पहलगाम भी जाएंगे घूमने के लिए, तो देखेंगे उधर भी। अभी कल ही हम इधर आए, अभी कहाँ हम सोच रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी डाल जाके आए, अभी उधर जाने सोच रहे हैं हम लोग। तो लोगों से आप उतना थोड़ा ठीक लगा उनसे बातचीत करने में, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे बात करने में, ठीक है। थैंक यू। क्या मैसेज रहेंगे? ये है टूरिज्म आना चाहिए, देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से, आना चाहिए। जैसे हम आए वैसे उनको भी डरना ही नहीं चाहिए, आना चाहिए। पहलगाम हमले की बरसी पर जम्मू में ख्वातीन ने बड़ा एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने की। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी ख्वातीन कारकुनान ने शिरकत की और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी ख्वातीन लीडरान ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और विमेन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत करने पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंधन अधिनियम को जिस तरह से रोका गया और पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो नारी शक्ति है, यूपीए के घटक दलों ने जानकर जो है इस अमेंडमेंट को पास नहीं होने दिया और इस बिल को जो है समर्थन नहीं दिया। हम उसका रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। हर महिला हर सड़क पर उतरकर रोष प्रकट करेगी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 70 सालों से जो इन्होंने रोका है, आने वाले समय के अंदर ये भी कहीं ना कहीं जो है इनको नारी शक्ति जमीन पर उतरकर इसी तरह से अपने हक जो है ले लेंगे। पहलगाम के हादसे में शहीद हुए सभी लोगों को मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि देती हूँ और हम यही चाहते हैं कि हम पे इस तरह के हमले और ना हो, क्योंकि खुद एक शहीद परिवार से हूँ तो समझती हूँ शहादत के बाद परिवार की क्या सिचुएशन होती है, किन हालातों से परिवार गुजरता है। हम चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर को फिर से ऐसे हादसों का सामना ना करना पड़े। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर खातून रिजर्वेशन बिल को लागू करने में देरी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ दिया है, जो जरूरी नहीं था। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ख्वातीन की खुद मुख्तारी और उन्हें रियासत में बराबरी का हक देने के हक रख रही है। साथ ही राजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को मान तो लिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो बड़े मुद्दों पर पहले सहमति दिखाती है, लेकिन बाद में कुछ नहीं करती। उन्हें इनके साथ रखने से ये जो हमारा मुद्दा था वो भी ड्रॉप हुआ। मैं ये कहता हूँ कि
ये पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी जो जितनी हमारी बहनें हैं, आज हकीकत में कांग्रेस का भी ये मंशूर रहा है पहले से ही कि वीमेन को बराबर का हक देना चाहिए, लेकिन अगर 33% भी देने में हम चाहते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट किया है। हमने यहाँ भी एक प्रोटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिए और बाकी हमारे साथी हैं उनके साथ मिलाकर प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि अगर वाकई गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस है तो गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी पास हुआ मसला है, अब इसे दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है। वो अकेला बिल था, उसे इम्प्लीमेंट करे और हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, उन्हें हमारे साथ बराबरी का हक देने के लिए जो उसके सरकार ने हम सब में मिलकर जो मुद्दा उठाया था उसे पूरा करें और लोगों में एक जो बेचैनी सी फैली हुई है दूर करने की। ये आज पूरे हिंदुस्तान में जो है जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हमने अपना जो मौक़िफ़ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है आप लोगों के जरिए जो है ये ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो कुछ दिन पहले जो है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो इसे पास करवाना चाहती थी, जिसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने जो है इसको मना किया इसको, और उसके बाद ये बिल जो है पास नहीं हुआ। इसके दो पहलू हैं। ये गवर्नमेंट ने जो है डेलिबरेटली इसको डिले जो है करवाना था, लेकिन उन्होंने जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल है इसके साथ अपना डिलिमिटेशन और सेंसस को जोड़ के जो है इसको डिले करवाना था और उसके बाद ये किसी दूसरे आदमी पे जो है थोपने की कोशिश की। मरकजी राज्य वजीर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में कांग्रेस पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने खातून रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस के रुख को ख्वातीन के हक में बड़ा झटका बताया और कहा कि इससे सियासी नुमाइंदगी चाहने वाली ख्वातीन को नुकसान होगा। अठावले ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को सियासी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं और उन्होंने अवामी एहतजाज का इशारा भी दिया। डिलिमिटेशन के मसले पर उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के शुमाल और जुनूबी दोनों हिस्सों में फायदा होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। साथ इस वक्त यूनियन मिनिस्टर MOS, अगर हम बात करें सोशल जस्टिस के साथ साथ एम्पावरमेंट, ये जो है डॉक्टर राम जी हैं, और अगर हम बात करें तो RPI के ये नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, खुशामदीद। सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, पहली बार आप जो हैं यहाँ पे आए हैं, खासकर कुलगाम में इस वक्त है। गुदर गाँव है, यहाँ जो यशो नदी है तो यशो नदी पर ब्रिज की मांग अनेक सालों से है जी। अभी तक शायद ये ब्रिज नहीं हुआ है, लेकिन जरूर मैं प्रशासन से बात करूंगा, DM से बात करूंगा और इसके लिए इसका एस्टिमेट निकाल कर भारत सरकार की तरफ से कि क्या मदद हो सकती है उसके लिए जरूर मैं प्रयत्न करूंगा। सर यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यहाँ उसको जो है रिजेक्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी काबीना में है, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है जानबूझकर राहुल गांधी जी और अपोजिशन ने फेल कर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। 54 वोट से मतलब ये बिल हार गया है और इन्होंने मतलब ये ज़्यादा फायदा नरेंद्र मोदी सरकार को, एनडीए को हो सकता है, इसीलिए इस बिल को फेल करने का उनका प्रयत्न था। और डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन मतलब 40-50 साल के बाद होना चाहिए और हमारा प्रयत्न नहीं था कि भाई 816 सीट बढ़ाने का हमारा प्रयत्न था। 543 सीटें जो लोकसभा की है उसमें 273 सीट महिलाओं के लिए बढ़ाकर 816 सीट या 885 सीट करने का हमारा प्रयत्न था और उससे मतलब लोकसभा की सीट बढ़ने वाली थी और विधानसभा की भी सीट बढ़ने वाली थी। जिस राज्य में जितनी सीट है उसमें 33% सीट बढ़ने वाली थी, लेकिन साउथ इंडिया के लोगों के मन में ऐसी आवश्यकता थी कि भाई उत्तर की सीट बढ़ेगी, हमारी सीट नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं था। आज भी मतलब उत्तर की सीट ज़्यादा है और साउथ की सीट कम है, लेकिन 273 सीट बढ़ने के बाद उनकी भी सीट बढ़ने वाली थी और हमारी भी इधर की भी सीट बढ़ने वाली थी। तो ये लोगों ने ये बिल को फेल किया है, इसका पूरे देश भर में धिक्कार हो रहा है। महिलाओं को मिलने वाला हक उन्होंने मतलब छीन लिया है और इसीलिए आने वाले चुनाव में जरूर कांग्रेस और अपोजिशन को उसका जो लेसन है उनको मिलेगा। वो महिला उनको घेराव डालेगी और उनको वोट नहीं करेगी, ऐसी उनकी स्थिति है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी नाराज हैं। तो इसीलिए ये बिल फेल करने में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में इन्होंने ये बिल फेल किया है। आपने डॉक्टर रामदास जी की बात सुनी और जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो अपोजिशन में है उन्होंने जो है इस बिल को जो है नकारा है और उन्होंने जो है साथ नहीं दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो खवातीन हैं वो एम्पावर हो जाएं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल।
मरकजी राज्य वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा किया और रामनगर इलाके में हुए बस हादसे में जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि तमाम जख्मियों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने राहत और बचाव काम में भारतीय फौज के जवानों की कोशिशों की भी तारीफ की, जिन्होंने वक्त पर कार्रवाई कर लोगों की जान बचाई। साथ ही उन्होंने जिला इंतजामिया और डॉक्टर्स की टीम के काम की भी तारीफ की, जिन्होंने हालात को संभालने और जख्मियों को फौरन मेडिकल मदद पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। यहाँ के जीओसी साहब को भी धन्यवाद मैंने प्रकट किया है। जनरल प्रतीक शर्मा जी का भी आभार है कि उनके सैनिकों ने जिस तरह से युद्ध के समय वो देश की सेवा करते हैं, शांति काल में भी उनका एक बहुमूल्य योगदान रहता है। उसके बाद हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। डीसी साहब के साथ मेरी दुर्घटना के 15-20 मिनट के बाद से ही ऑनलाइन संपर्क बना रहा, जितना जल्दी हो सकता था, क्योंकि हम ये ना भूलें कि ये एक अनफोर्सीन घटना थी। इसका पहले किसी को अनुमान ना था। गुमाड़ भी आती है, या फ्लैश फ्लड भी आता है, या क्लाउड बर्स्ट भी होता है, या किसी तरह का हैवी रेनफॉल होता है, तो कहीं ना कोई फोरकास्ट हुआ करता है IMD के माध्यम से। लेकिन यहाँ तो कोई भविष्यवाणी हो नहीं सकती, ये तो कुदरत की मर्जी थी। लेकिन उसके बावजूद जितना जल्दी हो सकता था सभी ने मिल कर के वहाँ पर रेस्क्यू में भी काम किया। उन सारे के सारे घायल जितने भी हमारे साथी थे उनको वहाँ से शिफ्ट करने में भी काम रहा। हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त आधे पौने घंटे में सुनिश्चित की गई। 2 मरीज GMC जम्मू शिफ्ट हुए, बाकी यहाँ पहुँचे। आज यहाँ पर लगभग बाकी सबकी तो हालत स्टेबल है ही है। 2-3 मरीज हैं जिनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तालीम महकमे के तहत काम कर रहे कुक्स ने मंगलवार को चिनार पार्क में एहतजाज किया और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी तादाद में कुक्स जमा हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो कई सालों से बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जो उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि मिनिमम वेजेस एक्ट फौरन लागू किया जाए ताकि उन्हें इज्जत के साथ रोजगार मिल सके। कुक्स ने अपनी सेवाओं को रेगुलर करने और तनख्वाह वक्त पर देने की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अपना एहतजाज तेज करेंगे। फिलहाल इस मामले पर अफसरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऑल डेली जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के तरफ के बैनर तले जो हमारा प्रेसिडेंट है सैनिक चीफ साहब, उसकी क़यादत में बोल रही हूँ। हमने हमारी जो यूनियन है इसकी कॉल थी, हम 6 अप्रैल से फुल स्ट्राइक काम छोड़ हड़ताल जो कॉल थी हमारी काम छोड़ हड़ताल, वो आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हमारी जो भी डिमांड्स थी, जो भी जेन्युइन डिमांड्स थी, अभी तक वो पूरी नहीं की गई। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिए एक खास इंटरव्यू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर सख्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा वो दिल्ली से मिलेगा, लेकिन इसका मतलब BJP नहीं है, जिससे चुनाव के दौरान गलत तरीके से पेश किया गया। बुखारी ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35 के नाम पर लोगों को गुमराह किया और ये सिलसिला दहाइयों से जारी है। साथ ही उन्होंने PDP पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज वो अवाम के दर्द की बात कर रही हैं, लेकिन 2014 में BJP को साथ लाकर वही हालात पैदा किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जम्मू कश्मीर की सियासत की जब हम बात करते हैं कई बदलाव हमें देखने को मिले। हालांकि अगर हम बात करेंगे 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत जो है ये अलग मोड़ पे चली गई है, अलग रुख इसने लिया है। और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब से बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत को ये कैसे देखते हैं, खासतौर पर इस वक्त जो सियासी मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं उन पर इनका क्या कुछ कहना है। सैयद साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, सवालात खड़े किए जाते हैं, चाहे हम लीडिंग पार्टी की बात करेंगे जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है, चाहे अपोजिशन की बात करेंगे या मल्टीपल पार्टीज हैं, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, लेकिन लोग सफर कर रहे हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई, अगर आप मुझे पूछोगे ये सवाल कि आप कैसे देखते हैं इस सियासत को आज, सच बात ये है आज ये सब सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं और सच यही है जो हमने 2020 से बोला कि जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। दिल्ली का कतन मतलब नहीं है BJP से मिलेगा। अब चूंकि इन लोगों को आज तक सब कुछ BJP से ही मिला है,
इसलिए ये इसको बीजेपी के साथ मुंसलिक करते हैं। हमारा कहना वही था और आज ये खुद दोनों जमातें वही कह रहे हैं कि जो, लेकिन जिस वक्त वोट की बात आती है उस वक्त ये दिल्ली के नाम गाली निकालकर, ये पिछले 75 साल से होता रहा है कि वोट के टाइम पे दिल्ली को गाली निकालो फिर उनके साथ गले मिल जाओ। लेकिन अब वक्त वो नहीं रहा। अब हम जैसे तंजीमें जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कसद कर रखा कि हम सच की सियासत करेंगे, हम तो एक्सपोज करेंगे इनको। हमने पहले भी एक्सपोज किया, आज भी कर रहे हैं और लोगों के पास भी अब आज ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज्ड है। आप देख रहे हैं आज तो इनमें कंपटीशन लगा हुआ, कौन कितने तारीफ ज्यादा करेगा मोदी साहब की। हम तो आज भी कहते हैं हम हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ करने के लिए सोचेंगे, हम कभी नहीं। और आज तारीफ करने के लिए क्या है, इंटरनेशनली इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क का, इस वक्त रोल ही कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये किस चीज़ में तारीफ कर रहे हैं? सर साहब, जैसे आपने बोला लोगों से जब आप खिताब कर रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तंज कसा आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले स्टेटहुड की बात करते थे, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A की बात करते हैं, लेकिन अब चुप हैं। इतना टाइम हो गया सरकार को, अब चुप है। कई तंज कसे आपने उन पर। मेरे भाई मैंने कहा, ये तो उनका मैनिफेस्टो था जो उन्होंने, जिस पे उन्होंने वोट लिए। ये आप लोगों के साथ बातचीत में हर जलसे में उन्होंने कहा। तो मैं कहता हूँ आज क्यों नहीं वो कर रहे हैं, आज क्यों नहीं लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जिस पे आपने वोट लिया वो वादा तो पूरा करो। देखिए, अगर ये वादे दिल्ली ने पूरे करने थे, 300 यूनिट तो उन्होंने वादा पूरा करना था, 1 लाख नौकरियां उन्होंने वादा पूरा करना था, डेली वेजरों का परमानेंट उन्होंने वादा पूरा करना था, गैस 3 सिलेंडर या 6 सिलेंडर जितने उन्होंने वादा किया। अब तो उनके वादे भी याद नहीं, इतने झूठे थे कि याद रखने के लिए भी याद नहीं। तो ये तो उनको करना था। मुझे ये इस चीज़ का एहसास है, न वो पहले चाहते थे कि किसी को जेलों में से छोड़ दें, ना आज चाहते हैं। लेकिन ये तो मसला है ना, जम्मू कश्मीर का मसला तो यही है, जो हमारे नौजवान और बुजुर्ग जेलों में बंद है, जो हमारे नौजवानों के वेरिफिकेशन बंद है, जो हमारे नौजवानों के पासपोर्ट बंद है, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जो सरकारी नौकरियां दी भी जा रही हैं 70% आबादी को 30%, ये कैसे होगा? हमारी पार्टी तो सीधा कहती है आबादी के तनासुब से दे दो, जिसकी जितनी आबादी है उतने उसको रिजर्व करो। अगर हमारे कश्मीर में एससी है ही नहीं तो हमें क्यों 27% उनको देना है? भाई जम्मू की नौकरियां जम्मू वालों को दे दो, जम्मू खिते में दे दो, और कश्मीर की नौकरियां कश्मीर खिते को दे दो, जो यहाँ लोग रह रहे हैं। हम तो इंसाफ मांगते हैं। सर साहब, हम देखते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके अपोजिट में अपोजिशन जो है वो भी बनती है। अपोजिशन का एक अहम किरदार रहता है सियासत में। तो अगर हम देखेंगे इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या मुख्तलिफ पार्टीज जो है उस अंदाज से अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी आती है। तो या खाली रूलिंग पार्टी का फॉल्ट है, क्या अपोजिशन भी चुप करके बैठी है? आखिर अगर कहीं पे गैप है तो वो गैप कहाँ पे है, इसके नताइज जो है लोगों को भुगतने पड़ते हैं? देखिए साहब, जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हमारी जमात 2024 में पहली बार अपने वजूद के बाद इलेक्शन लड़ा। लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, वोट नहीं दिया, हम हार गए। लेकिन हम फील्ड में से गायब तो नहीं हुए ना। आप देख रहे हैं जमात को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इस वक्त पूरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन चल रहे हैं, और अगर आप देख रहे होंगे अक्टूबर के बाद तो हम कहीं घर में बैठे नहीं हैं। तो नई सरकार को, नई दुल्हन को कुछ टाइम दिया जाता है कि हमने भी नई सरकार को 1 साल पूरा दिया, 1 साल के बाद हम निकले। और हम तो ये मानते हैं कि ये दोनों का गठजोड़ है, इन दोनों का अंदरूनी क्यों अभी भी ये एक जगह तो मिले हुए हैं ना, कहते हैं ना अमन नान रल थी PhD छुना नान अमन सुई वो थो कच सु बच्चे ईशन पता है क्या तेम सवाल छु सुपके तो इति पता का थो मर नान छना मन दोनों इन जमा सब रल जाता है। इन्होंने खुल्लम खुला तलाक नहीं एक दूसरे को दिया है PhD में, सो नान चल रही था। तो आपका कहना है कि PhD लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी, और अभी भी अगर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगी तो भी धोखा देगी। जिस दिन इनको खतरा फिर इख्तिदार में होगा,
ये फिर उसको जिंदा करेंगे। ये रखा ही गया था इसलिए कि इनको इक़्तिदार कैसे हासिल करना है। क्या सईद साहब उस वक्त अपोजिशन करेंगे अगर फिर से पीएचडी का नाम सामने आया? हमने तो पीएचडी का उस वक्त भी बांडा फोड़ दिया था कि ये लोग सिंसियर नहीं है। पीएचडी बड़ा अच्छा नजरिया था, लेकिन जिन लोगों ने बनाई थी उनकी नीयतें ठीक नहीं थी। ऐसा नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट्स 370 35A स्टेटहुड के साथ हैं, नौजवानों की रिलीज के साथ हैं, बुजुर्गों के रिलीज के साथ हैं, हमारे इख्तियारात वापस देने के साथ हैं, लेकिन जिन लीडरों ने बनाई उनकी नीयतें ठीक नहीं। आखिर में मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, स्टेज पे भी आपने कथबात जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ आपने बोला, तो महबूबा जी के खिलाफ भी आपने? मैंने कथबात के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कहा कहीं वो बातचीत उसको बोलती हैं, कहीं वो क्यों नहीं ये बोलती हैं। वाई शी शुड ओपनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ अपनी पार्टी। जो अपनी पार्टी कहती है वज़ीर आज़म हिंद से, हिंदुस्तान के वज़ीर आला होम मिनिस्टर से कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात। इसमें शर्म क्या है? अल्ताफ़ बुखारी के घर का तो ये काम नहीं है, ये अपनी पार्टी का घर का काम नहीं है। इसमें क्यों नहीं एकजुट हो सकते हम? उनको क्या ज़रूरत पड़ी? कॉपी भी हमारी ही करें और कहीं पर उसको कदबात कहें, कहीं पे बातचीत कहें, कहीं जो वो उनको लगता है जिस इलाके की जो ज़बान है उस ज़बान में बोलूँगी। महबूबा जी को कल मैं देख रहा था कहीं उनका वो चल रहा था, जैसे वो आजकल नया गरमाया हुआ है उन्होंने स्टेज, वहाँ मुझे वो बच्ची दिखी इंशा। काश महबूबा जी को याद आता कि जब वो इक़्तिदार में थी कितनी इंशाएं उन्होंने भी पैदा की, क्या कितना सियासत गिर चुकी है कि हम उनके उस दर्द को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या उनको ये लगा कि वो 2010 में शायद उन पे अटैक हुआ है इसलिए वो दिखा सकती हैं? क्या हम उन सब लोगों की भी नुमाइश करें जिनको 2016 में इनके हाथों से, 2017 में, 2015 में? क्या कह रहे हो? ये तो मजाक बन गया है। कल के बाद तो अगर कुछ उम्मीद थी मुझे, तो वो कोई भी उम्मीद उनमें नहीं। मुझे लगता था कि इंसानियत कहीं अभी जिंदा है। कल मैंने जब वो उस बच्ची को देखा फिर, और जिस तरह से उसकी नुमाइश